अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मेंटेनेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक बीवी और उसके जो बच्चे हैं उसका मेंटेनेंस किसकी ज़िम्मेदारी है, दौरान शादी किसकी ज़िम्मेदारी है, अगर खुदा नास्ता तलाक हो जाती है तो फिर किसकी ज़िम्मेदारी है, बच्चियों के बारे में क्या लॉ है मेंटेनेंस के हवाले से, बच्चों के बारे में क्या है, और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और या तो वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो फिर उसके बारे में मेंटेनेंस का क्या लॉ है पाकिस्तान के अंदर। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम के अंदर और कानून के अंदर मेंटेनेंस के हवाले से जो ज़िम्मेदारी डाली गई है वो शोहर पर डाली गई है। यानी जब एक हस्बैंड और वाइफ जब उनका जो मैरिटल स्टेटस होता है उसमें वो बन जाते हैं तो उसके बाद पहले दिन से ही जो ख़र्चा है, नान और नफ़का है बीवी का, वो उसके शौहर की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। और अगर इस शादी के बंधन में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो उन सारों की ज़िम्मेदारी, ख़र्चा, नान और नफ़का, तालीम, खुराक, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, ये सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है शौहर के की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं। बल्कि ये भी अदालतों ने इंटरप्रेट किया है कि अगर एक औरत वो वेल सेटल्ड है, वो जॉब करती है, वो बिज़नेस करती है, फिर भी उस औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपना करे, मेंटेनेंस उसकी ज़िम्मेदारी में नहीं आता। फिर भी मेंटेनेंस जो है वो ख़र्चा हो रहा का हर चीज़ की ज़िम्मेदारी वो शौहर पर होती है। अगर इन केस दौरान आबादी एक शौहर एक अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता तो ये एक तरफ तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए ग्राउंड भी बन जाता है। लेकिन अगर एक औरत उसको डिज़र्व नहीं करना चाहती, फसा निकाह नहीं करना चाहती, रहना चाहती है उस शख्स के साथ ही, लेकिन वो ये चाहती है कि उसका जो मेंटेनेंस है और उसका जो रहन सहन है, खर्चा खुराका है, कपड़े हैं, शेल्टर है, वो से प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वो सालसी कौंसिल को, जो चेयरमैन है उसके इलाके का, उसको एप्लीकेशन देगी कि मेरा जो हस्बैंड है वो हमारा मेंटेनेंस उसका बंदोबस्त नहीं कर रहा। अब जो सालसी कौंसिल है इस पे हस्बैंड को नोटिस करके ये सारे मामले को देखेगी और उसको इस बात पे पाबंद करेगी। अब सालसी कौंसिल का जो फैसला आएगा उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है असिस्टेंट कलेक्टर के पास, और उस अपील के नतीजे में जो फैसला आता है उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी हो सकती है। ये एक तरफ रास्ता है मेंटेनेंस लेने का कानून के अंदर, और दूसरी तरफ जो रास्ता बताया गया है वो फैमिली कोर्ट के अंदर है। यानी एक वाइफ जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर सूट फॉर मेंटेनेंस भी कर सकती है और वहाँ से भी अपने लिए जो उसका मेंटेनेंस है, खर्चा खुराक है और जो भी चीज़ें हैं जो शौहर पर आयद होती हैं कानून और शरीयत के मुताबिक, वो उसको क्लेम कर सकती है। और वो जो शौहर है वो इस बात का पाबंद है कि वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को मेंटेन करे। अब ये बात हो गई दौरान आबादी। अब अगर किसी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, तलाक वगैरह हो जाती है, तो फिर क्या रूल है? फिर ये है कि अगर फैमिली कोर्ट से वो हो गया तो इद्दत तक का जो खर्चा है वो फिर भी औरत की हद तक वो शौहर के की ज़िम्मेदारी में डाला जाता है, इद्दत के खर्चे तक। और उसके बाद रह गई अब बच्चों की बात। अब अगर वो बच्चे लड़के हैं तो अगर इन केस वो औलाद माँ के पास है अभी भी, तलाक होने के बाद भी, तो अब उनका जो खर्चा है, उनका जो मेंटेनेंस है वो फिर भी बाप की ज़िम्मेदारी है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते, जब तक उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती। तो लड़कों की हद तक उस तमाम जो ज़िम्मेदारी है उस वक्त तक का जो है बाप है उस पर आयद होती है। अब लड़की के हवाले से ये है कि जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती तो उस वक्त तक खा वो लड़की अपनी माँ के पास ही क्यों ना रह रही हो, उसके जो मेंटेनेंस है, उसकी जो तमाम जिम्मेदारियाँ, तालीम, खुराक, शेल्टर, कपड़े, तमाम वो बाप की ज़िम्मेदारी में ही रहती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि एक बच्ची की शादी हो गई और खुदा नास्ता शादी के बाद उसको तलाक हो गई या बेवा हो गई, तो फिर दोबारा भी उसका जो मेंटेनेंस है वो सारा बाप पर ही कानून और शरीयत के मुताबिक आयद होता है। और ये जो मेंटेनेंस का सिलसिला है इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ है कि अगर एक औरत को तलाक हो गई और वो अभी हमल से है या कि उसका जो बच्चा है वो दूध पी रहा है,
اب اس بچے کے دودھ کے جتنے اخراجات ہیں، اس کی پرورش کے جتنے اخراجات ہیں، وہ بھی باپ پر ہی ہیں، کیونکہ قانون اور شریعت دونوں اس بات کو فورس کرتی ہیں کہ مینٹیننس کا جتنا بھی وہ ہے رسپانسبلٹی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کا اس میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ کرتی ہے تو پھر یہ اس کے حق میں باعث اس کے لیے نجات بھی اور ثواب بھی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو مینٹیننس کے حوالے سے یہ چند باتیں۔ اب ایک کیس لا ہے جس میں ایک عورت کو کورٹ نے پچھلے 30 سال کا خرچہ بھی عورت کو دیا ہے، یعنی 30 سال سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی اور اس عورت اور اس کے شوہر کے درمیان طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اب 30 سال بعد جب اس عورت نے کورٹ سے رجوع کیا تو تمام کورٹس نے اس کو پچھلے 30 سال کا خرچہ بھی لے کر دیا شوہر سے، کیونکہ کورٹس نے یہ کہا کہ مینٹیننس تو ذمہ داری تھی شوہر کی، اور بیوی چونکہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اس کو مینٹیننس ماں باپ کی طرف سے مل رہا تھا، جو کہ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری تھی، جس نے اس کی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا تو پھر اس نے کورٹ نے اس کو یہ دیا۔ اور وہ کیس لائے جی 2018 YLR 128۔ اس کیس لا کے اندر اس عورت کو اس کا حق جو ہے وہ مینٹیننس کا وہ 30 سال کا بھی دیا گیا۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مینٹیننس کا سوٹ کس لا کے اندر ہوتا ہے۔ یہ فیملی کورٹ ایکٹ کی سیکشن 12A کے تحت ہم سوٹ فار مینٹیننس کرتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کیس کا کہ یہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل ہونا چاہیے، تو فیملی کورٹ ایکٹ ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ فیملی جو معاملات ہیں ان کو میکسیمم 6 مہینوں کے اندر اندر ایسے کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ اور جو یہ مینٹیننس کا جو طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس کو بتایا گیا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 9 کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ساری رسپانسبلٹی کو، سارا قانون جو ہے سیکشن 9 کے اندر اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں مینٹیننس کے حوالے سے۔ فیملی کیسز میں تو جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچا دیے۔ اگر کسی قسم کا کوشچن ہو اور کوئی بات رہ گئی ہو تو اس پہ آپ تو مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔